अगर कल पृथ्वी खत्म हो जाए तो इंसान कहां जाएगा? क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ग्रह है, लेकिन नासा का एक मिशन ये बदलने वाला है। और इस मिशन की कहानी इतनी बड़ी है कि सुनकर आप खुद कहेंगे, ये हमें पहले क्यों नहीं पता था। 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोर्स को हमेशा के लिए मिटा दिया था। वैज्ञानिक कहते हैं ये दोबारा हो सकता है, और अगर इंसान सिर्फ एक ग्रह पर रहता रहा तो अगला नंबर हमारा होगा। इसीलिए नासा ने एक मिशन शुरू किया है जो इंसान को 2 ग्रहों का प्राणी बनाएगा। 20 जुलाई 1969, वो तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक इंसान जिसने पहला कदम चांद पर रखा। उस पल को पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन्स पर देखा था। करोड़ों लोगों की आंखें भर आई थीं। और फिर अपोलो मिशन ने 6 बार और चांद पर इंसान भेजा। 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की मिट्टी पर चले। वहां से उन्होंने अपने साथ पत्थर लेकर आए, और फिर सब कुछ रुक गया। 1972 के बाद से एक भी इंसान चांद से आगे नहीं गया। 53 साल, आधी सदी से ज्यादा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान क्या हुआ? तो हमने रोबोट्स, रोवर्स, प्रोब्स भेजे। मार्स पर क्यूरियोसिटी घूमती रही। जुपिटर के चांदों की जांच हुई। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 13 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज की तस्वीरें भेजी। लेकिन इंसान अर्थ की ऑर्बिट से बाहर नहीं निकला। ये ऐसे है जैसे आपने एक बार हिमालय चढ़ा और फिर कहा बस हो गया, अब घर पर बैठकर टेलीस्कोप से देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों रुके हम? क्योंकि चांद पर जाना बेहद महंगा था, बेहद खतरनाक था, और उस वक्त एक सवाल था, वहां जाकर करेंगे क्या? लेकिन अब वो सवाल बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि चांद पर जाकर क्या करेंगे। अब सवाल ये है, अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? नासा के साइंटिस्ट रात को सोते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है पृथ्वी एक दिन खत्म होगी। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये साइंस है। नासा को पता है कि एस्टेरॉइड्स अभी भी आते हैं। हर साल हजारों एस्टेरॉइड्स अर्थ के पास से गुजरते हैं। कुछ तो सैटेलाइट से भी नजदीक आते हैं। और अगर एक बड़ा एस्टेरॉइड सीधे आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं। पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब खत्म। वैज्ञानिक कहते हैं अगले 100-200 साल में धरती का तापमान इतना बढ़ सकता है कि कई शहर समुद्र में डूब जाएंगे। फसलें बर्बाद, पीने का पानी खत्म, और पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। आज दुनिया में लगभग 12,000 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। अगर एक बड़ा न्यूक्लियर युद्ध हो गया तो न्यूक्लियर विंटर आएगा। सूरज की रोशनी ब्लॉक्ड, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस, फसलें मर जाएंगी। डायनासोर्स को किसी ने वार्निंग नहीं दी। वे अपने ही घर में बंद थे। जब एस्टेरॉयड आया वे कहीं नहीं जा सके। हम चाहते हैं वही गलती ना दोहराएं। इसीलिए नासा का कहना है इंसान को एक घर नहीं 2 घर चाहिए। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ आर्टेमिस मिशन का। अपोलो मिशन का लक्ष्य था जाओ, देखो, वापस आओ। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य है जाओ, रहो और आगे बढ़ो। नासा ने इसके लिए 3 कदम का प्लान बनाया है। चांद पर जाओ, चांद पर रहना सीखो, मंगल ग्रह पर पहुंचो। ये प्लान इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए हमें पहले एक सवाल समझना होगा। अपोलो मिशंस में क्यों ज्यादा नहीं रह पाए एस्ट्रोनॉट्स? क्योंकि उस वक्त चांद पर ऑक्सीजन नहीं थी, और ऐसा तब सोचते थे, पानी नहीं था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई, और सबसे बड़ी खोज, चांद पर पानी है। 2009 में इंडिया के चंद्रयान 1 ने पहली बार कंफर्म किया था कि चांद के साउथ पोल पर परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। ये खोज सब कुछ बदल देती है। क्यों? क्योंकि पानी से पीने का पानी मिलता है, ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जा सकता है रॉकेट्स के लिए। यानी चांद एक कॉस्मिक पेट्रोल पंप बन सकता है मार्स जाने के रास्ते में। और इसीलिए नासा ने चांद को मंगल का ट्रेनिंग ग्राउंड चुना है। अब आप सोच रहे होंगे चांद पर जाकर करेंगे क्या? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आप कभी माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं? नहीं, ज्यादातर लोग नहीं चढ़ते। लेकिन जो क्लाइंबर्स एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं वे पहले छोटी पीक्स पर प्रैक्टिस करते हैं। यही नासा का प्लान है। चांद इक्वल्स प्रैक्टिस माउंटेन, मंगल इक्वल्स एवरेस्ट। टेस्ट 1, ऑक्सीजन सिस्टम। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है। हर सेकंड, हर सांस एक चैलेंज। आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक क्लोज लूप ऑक्सीजन सिस्टम टेस्ट करेंगे। यह सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स की सांस की CO2 लेगा, उसे प्रोसेस करके वापस ऑक्सीजन बनाएगा। यह टेक्नोलॉजी अगर चांद पर काम करे तो यही मार्स पर भी काम करेगी, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर 95% CO2 है, और वहां तो पहले से CO2 की कोई कमी नहीं। टेस्ट 2, रेडिएशन से बचाव। पृथ्वी पर हम सेफ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये फील्ड सूरज से आने वाली डेडली रेडिएशन को हमसे दूर रखती है। लेकिन चांद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं। सूरज से आने वाले रेडिएशन पार्टिकल्स सीधे सरफेस पर गिरते हैं। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ कुछ दिनों के लिए गए थे, इसलिए बच गए।
लेकिन अगर इंसान को चांद पर हफ्तों महीनों रहना है तो रेडिएशन एक रियल किलर बन सकती है। कैंसर, डीएनए डैमेज, ऑर्गन फेलियर। इसीलिए नासा एक स्पेशल रेडिएशन रेजिस्टेंट हैबिटेट डिजाइन कर रहा है। चांद की मिट्टी, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, उससे बनी दीवारें। ये रेगुलिथ रेडिएशन को ब्लॉक करती है और यही टेक्निक मार्स पर यूज होगी, क्योंकि मार्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है। टेस्ट 3, खाना उगाना, स्पेस फार्मिंग। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन नासा एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर खेती करनी होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से हर किलो खाना स्पेस में भेजने का खर्च है लगभग $10,000 प्रति किलोग्राम। मार्स तक ये खर्च और भी ज्यादा। तो सोल्यूशन, खाना वहीं उगाओ। नासा ने ऑलरेडी ISS पर लेटिस उगाई है। चांद पर कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस में LED लाइट्स, रिसाइकल्ड वाटर और स्पेशल सॉइल सब्स्टिट्यूट से वेजिटेबल्स उगाने का एक्सपेरिमेंट होगा। अगर ये काम किया तो यही मार्स पर भी होगा और एक दिन मार्स के किसान रेड प्लैनेट की मिट्टी में पहली फसल उगाएंगे। टेस्ट 4, इंसानी दिमाग का टेस्ट। ये सबसे अंडररेटेड चैलेंज है। तकनीक तो फिक्स हो जाती है, लेकिन इंसान का दिमाग? इमेजिन करो, आप एक छोटी सी जगह पर बंद है, बाहर निकलो तो मौत। घर से 3,84,000 किलोमीटर दूर, अपने फैमिली से बात करने में भी डिले। ये आइसोलेशन, ये लोनलीनेस, ये इंसान के दिमाग को तोड़ सकती है। नासा के साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि लंबे स्पेस मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स में डिप्रेशन बढ़ता है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है। चांद पर इन सभी को टेस्ट किया जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे ताकि जब मार्स मिशन हो तो एस्ट्रोनॉट्स मेंटली भी तैयार हों। अब तक सब अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन रुकिए, चांद पर जाना और वहां रहना ये उतना आसान नहीं जितना नासा के प्रेजेंटेशंस में दिखता है। चांद एक बहुत हॉस्टाइल जगह है और मैं आपको बताता हूं क्यों। चैलेंज 1, चांद की रात, 14 दिन का अंधेरा। पृथ्वी पर रात होती है 12 घंटे की, चांद पर 14 दिन की रात, और उस रात में तापमान गिरता है -173 डिग्रीज तक। इसे समझने के लिए आपकी फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -18 डिग्रीज, आर्कटिक का सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है -50 डिग्रीज। चांद की रात उससे भी 3 गुना ज्यादा ठंडी, और दिन में तापमान पहुंचता है +127 डिग्रीज तक। पानी 100 डिग्रीज पर उबलता है। चांद का दिन उससे भी गर्म। ये टेम्परेचर स्विंग्स किसी भी इक्विपमेंट को बर्बाद कर सकते हैं। सोलर पैनल्स क्रैक हो जाएंगे, बैटरीज फेल हो जाएंगी, हैबिटेट के मटेरियल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सोल्यूशन, नासा एक न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी सिस्टम डेवलप कर रहा है, छोटा, कॉम्पैक्ट, रिलायबल, जो चांद की रात में भी पावर देता रहे। यही सिस्टम एक दिन मार्स पर भी काम आएगा, क्योंकि मार्स पर सोलर पैनल्स भी उतने इफेक्टिव नहीं। वहां सूरज की रोशनी पृथ्वी से 40% कम है। चैलेंज 2, मून डस्ट, सबसे खतरनाक धूल। ये सुनकर हंसी आएगी। एस्ट्रोनॉट्स का एक बड़ा दुश्मन है चांद की धूल। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने यह महसूस किया था। चांद की मिट्टी, रेगोलिथ, ये पृथ्वी की मिट्टी जैसी नहीं है। पृथ्वी पर मिट्टी के कण होते हैं स्मूथ। वर्षों की बारिश, हवा और पानी ने उन्हें घिस गया है। चांद पर कोई बारिश नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है। इसलिए चांद की मिट्टी के कण होते हैं बेहद शार्प, बेहद जैगेड। माइक्रोस्कोप से देखो तो हर कण एक छोटे नाइफ जैसा दिखता है। ये धूल स्पेस सूट्स के जॉइंट्स को डैमेज करती है, हेलमेट के वाइजर्स को स्क्रैच करती है, अगर इनहेल हो गई लंग्स को परमानेंटली डैमेज करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में घुसकर उसे बर्बाद करती है। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट हैरिसन श्मिट को इस धूल से इतनी सीवियर एलर्जी हुई थी कि उनकी आंखें सूज गई थीं, गला बंद होने लगा था, और वे तो सिर्फ 3 दिन रहे थे। महीनों रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का क्या होगा? इसीलिए नासा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिपेलेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो धूल को इलेक्ट्रिकली रिपेल करे, स्पेस सूट से दूर रखे। ये टेक्नोलॉजी अगर काम की तो मार्स की फाइन डस्ट से भी बचाव होगा, क्योंकि मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो पूरे ग्रह को ढक लेते हैं हफ्तों तक। चैलेंज 3, कम्युनिकेशन डिले। पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। लाइट की स्पीड से मैसेज भेजो तो भी 1.3 सेकंड्स लगते हैं। चांद पर ये ओके है, थोड़ी डिले मैनेज हो जाती है। लेकिन मार्स की दूरी पृथ्वी से होती है 5.5 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर पोजीशन के हिसाब से। मैसेज भेजने में लगते हैं 3 से 22 मिनट। यानी अगर मार्स पर कोई इमरजेंसी हो, एस्ट्रोनॉट नासा को मैसेज भेजे तो नासा का जवाब आएगा कम से कम 6 मिनट बाद, ज्यादा से ज्यादा 44 मिनट बाद। इमरजेंसी में 44 मिनट। इसका मतलब है मार्स के एस्ट्रोनॉट्स को खुद डिसीजंस लेने होंगे, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की हेल्प के। चांद पर यही ट्रेनिंग होगी, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिना अर्थ के गाइडेंस के। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, आर्टेमिस मिशन सिर्फ चांद की सरफेस तक नहीं जाएगा। नासा और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स मिलकर बना रहे हैं लूनर गेटवे, एक स्पेस स्टेशन, लेकिन पृथ्वी की ऑर्बिट में नहीं, चांद की ऑर्बिट में। ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, उसे तो आप जानते हैं।
गेटवे होगा चांद से लगभग 3000 किलोमीटर की ऑर्बिट में। ये एक वे पॉइंट होगा, एक हब, जहां से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सरफेस पर उतरेंगे, वापस आएंगे, रिसर्च करेंगे और एक दिन मार्स के लिए निकलेंगे। आर्टेमिस मिशन एक्चुअली में होता क्या है और आगे क्या होने वाला है? आर्टेमिस 2 में होंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स, रीड वाइसमैन कमांडर, विक्टर ग्लोवर पायलट, क्रिस्टीना कोच मिशन स्पेशलिस्ट, जेरेमी हैंसन मिशन स्पेशलिस्ट कनाडा। ये क्रू चांद के चारों तरफ लूप करेगी, सरफेस पर नहीं उतरेगी, लेकिन इंसान पहली बार 1972 के बाद चांद के इतने करीब जाएगा। और इस मिशन में एक ऐतिहासिक बात होगी। क्रिस्टीना कोच होंगी पहली महिला जो डीप स्पेस में जाएगी। विक्टर ग्लोवर होंगे पहले ब्लैक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो लूनर ऑर्बिट में पहुंचेगा। आर्टेमिस का टैगलाइन है फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू द मून। चांद पर हीलियम 3 है। हीलियम 3 एक रेयर आइसोटोप है। पृथ्वी पर इसकी मात्रा बेहद कम है, लेकिन हीलियम 3 का उपयोग होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर फ्यूजन वो टेक्नोलॉजी जो अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी दे सकती है। अगर किसी के पास हीलियम 3 का कंट्रोल हो तो उसके पास फ्यूचर की एनर्जी का कंट्रोल होगा। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स है, पावर है, और इसीलिए ये रेस इतनी सीरियस है। और एक आखिरी बात, जब अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स ने 1968 में पहली बार पृथ्वी को स्पेस से देखा तो वे रो पड़े। वो फोटो अर्थ राइज, जिसमें पृथ्वी एक ब्लू मार्बल की तरह दिखती है डार्क स्पेस के बीच, उस एक फोटो ने एनवायरमेंटल मूवमेंट को स्पार्क किया। लोगों को पहली बार रियलाइज हुआ पृथ्वी कितनी छोटी है, कितनी नाजुक है और कितनी अकेली। जब आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स चांद से पृथ्वी को देखेंगे तो शायद वही फीलिंग फिर होगी, और शायद यही फीलिंग हमें एक बेहतर इंसान बनाएगी। तो ये था आर्टेमिस मिशन, एक मिशन जो सिर्फ चांद पर वापस जाने के बारे में नहीं है, ये है इंसान की सर्वाइवल के बारे में, 2 ग्रहों पर जीवन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जो पृथ्वी को भी बेहतर बनाएगी, और उस ड्रीम के बारे में जो हर इंसान के अंदर होता है, ऊपर देखने का, आगे बढ़ने का, सीमाएं तोड़ने का। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले चांद पर जाने का या मार्स पर पहला इंसान बनने का, क्या आप जाएंगे? कमेंट में बताइए, हाँ मैं जाऊंगा या नहीं, पृथ्वी ही काफी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक काम करिए, इस वीडियो को किसी एक दोस्त को भेजिए जो स्पेस में इंटरेस्ट रखता हो या जिसे रखना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी सबको होनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए असीमित फैक्ट्स को, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो होगा उस चीज के बारे में जो वैज्ञानिकों ने मार्स के नीचे मिली है और जिसे देखकर नासा के साइंटिस्ट ने कहा था ये पानी नहीं हो सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में।